हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग थोड़ा सा एडियाबेटिक लैप्स रेट के बारे में, वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट जो होता है, तो इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बता देता हूँ। एक बात तो यह है कि ये जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, इन सभी वीडियोज़ का जो PDF है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के ग्रुप में। तो जो टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। इसके साथ ही देखिए, मैं एक आंसर राइटिंग कोर्स भी चला रहा हूँ जिसे मैंने अभी शुरू किया है। एक मॉडल आंसर मैं इस कोर्स में प्रोवाइड भी कर चुका हूँ। तो इसमें मैं आपको जो क्वेश्चंस होते हैं एक तरह से उनको कैसे सॉल्व करना है, किस क्या आपकी अप्रोच होना चाहिए, तो इन सारी चीज़ों पे बात करता हूँ। तो ये आंसर राइटिंग कोर्स के बारे में मैंने एक वीडियो बना दिया था जिसमें मैंने सारी जानकारी दी है कि आंसर राइटिंग कोर्स में क्या होगा, कैसे होगा, 399 रुपये में क्या प्लान है, 599 में आपको क्या क्या सर्विसेज दूंगा। तो इन सारी चीज़ों का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। आंसर राइटिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैसे ज्वाइन करना है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो जो टेलीग्राम का ग्रुप है जिसका लिंक मैंने बताया आप पड़ा हुआ है, आप वहाँ पे मुझसे अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो आज का फ्रेंड्स हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, पहले तो टॉपिक अपना वही है, एडियाबेटिक लैप्स रेट या फिर रुद्धोष्म ताप ट्रांसफर। अब इससे पहले के वीडियो में भी मैंने इसके बारे में बात की थी, पर आज इसके कुछ और जो एस्पेक्ट होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट इसके कह लीजिए डायमेंशन है, उसकी बात करेंगे। तो पहले तो देखिए, एक बहुत ही सिंपल बात समझ लीजिए कि जो एयर होती है यानी कि जो हमारी हवा होती है, जब एयर का वॉल्यूम बढ़ेगा, सपोज वॉल्यूम बढ़ेगा, तो इसका मतलब है कि प्रेशर कम हो रहा है। देखिए, इसको समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सपोज एक भीड़ है, मान लीजिए ये एक भीड़ है, इसमें बहुत सारे लोग हैं। इन लोगों को आप हवा में जो अणु होते हैं उससे वो मान लीजिए। अब आप इस भीड़ पे चारों तरफ से प्रेशर डालेंगे, क्या होगा? लोग पास पास आने लगेंगे। जो ये भीड़ इतने बड़े सर्कल में थी ये इतनी जगह में आ जाएगी। तो यानी कि वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है। तो जैसे ही प्रेशर बढ़ता है वॉल्यूम कम होता है, तो वही हवा के अणुओं के साथ होता है। जो हवा के अणु दूर दूर थे वो पास पास आने लगते हैं, और जब पास पास आने लगते हैं तो हवा का वॉल्यूम कम हो जाता है। इसी तरह से देखिए, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम भी बढ़ता है। जाहिर सी बात है, आप किसी चीज़ को गर्म करिए, क्या होता है? वो चीज़ फैलने लगती है, यानी कि उसके अणु दूर दूर जाने लगते हैं। आप किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं एक लिमिट से ज़्यादा तो वो पिघलने लगती है, यानी कि उसके अणु दूर दूर जाने लगते हैं, वो लिक्विड में बदलने लगती है। तो जाहिर सी बात है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम भी बढ़ता है। तो ये दो बातें हम लोगों ने समझ ली। अब देखिए, समझते हैं थोड़ा सा ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट के बारे में। हिंदी में कहते हैं शुष्क रुद्धोष्म ताप ह्रास दर। तो शुष्क रुद्धोष्म ताप ह्रास दर देखिए क्या है कि वायु के ऊपर उठने या नीचे उतरने के कारण जो तापमान में परिवर्तन होता है। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जब वायु असेंडिंग, वायु में जब, या फिर कह लीजिए जब एयर में असेंडिंग होती है या डिसेंडिंग होती है, यानी हवा जब ऊपर जाती है या नीचे आती है, तो किस तरह से हवा के टेम्परेचर में चेंज होता है। ठीक इससे पहले वाले वीडियो में बताया है। तो यही जब चेंज होता है तो उसी को कहते हैं शुष्क रुद्धोष्म ताप ह्रास दर। अब देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये हमेशा निश्चित रहता है, यानी कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। इसकी जो वैल्यू है एब्सोल्यूट है, हमेशा वही रहती है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, यानी कि जब वायु ऊपर चढ़ रही है तो जो उसका टेम्परेचर है उसमें कमी आएगी। जब ऊपर जा रही है, हवा असेंडिंग हो रही है, तो इसकी जो इसका जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कम होगा। और जब हवा नीचे आ रही है तो इसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा कंप्रेशन की वजह से। तो जब हवा ऊपर जा रही होती है, तो जब हवा 100 मीटर की ऊंचाई पे पहुंच जाती है तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में कमी आ जाती है। यानी कि पहला 100 मीटर चली 1 डिग्री सेल्सियस, फिर 100 मीटर चली 1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1 किलोमीटर चलते चलते जब 1 किलोमीटर ऊंचाई पे हवा पहुंचती है तो इसके तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस की कमी आ चुकी होती है। तो ये क्या हो गई, आपकी शुष्क रुद्धोष्म ताप ह्रास दर हो गई। और आप इस चीज को बस सबसे ज्यादा याद रखिएगा कि जो शुष्क रुद्धोष्म ताप ह्रास दर है ये हमेशा निश्चित होती है, एब्सोल्यूट होती है। अब देखिए, यहाँ पे जो समझने का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आ चुका है, आर्द्र रुद्धोष्म ताप ह्रास दर, यानी कि वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट। तो लैप्स छूट गया है, खैर, आर्द्र रुद्धोष्म ताप ह्रास दर या वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट, ये क्या होता है इसको हम लोगों को समझना है, और बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, पहले तो बात आती है कि जब एयर सैचुरेटेड हो जाती है, तो सैचुरेटेड का मतलब क्या है? देखिए, जब हम लोग जितना खाना खा सकते हैं उतना खा चुके होते हैं तो एक तरह से हम लोग सैचुरेटेड हो जाते हैं। वैसे ही एक जो एयर है उसके अंदर देखिए वाटर वेपर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। वाटर वेपर मतलब जलवाष्प, यानी कि कोई भी हवा जो होती है उसके अंदर कुछ क्षमता होती है कि अगर उसको कहीं पानी से जलवाष्प मिल जाए तो वो उसको अपने अंदर इकट्ठा कर सकती है। अब देखिए, मान लेते हैं कि, चलिए मान लेते हैं कि ये एक एयर है और इसकी जो जलवाष्प को ग्रहण करने की क्षमता है वो 100 है।
तो जब 100 के लेवल तक ये जल वाष्प को ग्रहण कर लेती है, या फिर कह लीजिए इस एयर में जो वाटर वेपर है, जो तब जबकि ये वाटर वेपर इस एयर में 100 के लेवल तक पहुंच जाती है, तो हम कहते हैं कि एयर जो है सैचुरेटेड हो गई। यानी कि अब इसके अंदर एक्स्ट्रा वाटर वेपर हम नहीं डाल सकते, या अब ये इसके बाद वाटर वेपर को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो ये हो गई सैचुरेटेड एयर। तो अब देखिए, जो सैचुरेटेड एयर होती है उसके जो ठंडे होने की दर या रेट ऑफ कूलिंग है, उसको कहते हैं आर्द्रोष्म ताप ह्रास दर। देखिए क्या समझ में आ रहा है, सैचुरेटेड एयर है मतलब कि ऐसी एयर है जिसके अंदर जलवाष्प है, यानी कि वाटर वेपर है। अच्छा, वाटर वेपर क्या होती है, आर्द्र होती है, यानी ह्यूमिड होती है, या फिर कह लीजिए नम होती है। तो आर्द्र वायु के जो ठंडे होने की दर है उसको क्या कहते हैं, आर्द्रोष्म ताप ह्रास दर या वेट एडियाबेटिक रेट। अब देखिए कैसे ये प्रोसेस होता है, इसको समझते हैं। ये हमारी पृथ्वी की सतह, यहाँ से हवा धीरे धीरे उठना चालू करती है। जब हवा उठ रही है तो देखिए एक लेवल आता है जिसके ऊपर बादल बनने लगते हैं, यानी कि एक लेवल पे पहुंचने के बाद हवा जो है, या फिर विंड, हमारी जो एयर है उसका कंडेंसेशन होने लगता है, यानी कि वो कह लीजिए बादलों में बदलने लगती है, या फिर कह लीजिए बारिश की बूंदों में बदलने लगती है। अब देखिए एयर तो नहीं बदल जाएगी, एयर के अंदर जो वाटर वेपर है, यानी कि एयर के अंदर जो जलवाष्प है वो बारिश के रूप में, या फिर कह लीजिए बादलों के रूप में, क्लाउड्स के रूप में बदलने लगती है। लेकिन इस लेवल तक पहुंचने तक, यानी कि देखिए इस लेवल तक पहुंचने से पहले जहाँ पे कंडेंसेशन होता है, जहाँ पे संघनन होता है, जहाँ पे बादल बनते हैं, इस लेवल पर पहुंचने से पहले भी एयर कुछ रास्ता जो है ट्रेवल करती है। तो जब एयर ये रास्ता ट्रेवल कर रही है, यानी कि अभी एयर उस लेवल पे नहीं पहुंची है जहाँ पे बादल बनने लगे, तो बिफोर कंडेंसेशन क्या होता है, जो ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट है, जो अभी हम लोगों ने देखा था कि 1 डिग्री सेल्सियस पे 100 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर जो कम होता है, तो इसी रेट से वो जब एयर ऊपर जा रही होती है तो टेम्परेचर कम हो रहा होता है। यानी कि जब एयर जो है 100 मीटर ऊपर पहुंचती है तो इसके टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस कमी आ रही होती है। लेकिन देखिए जैसे ही एयर यहाँ पे पहुंचती है, यानी कि जहाँ पे बादल बन सकते हैं, जब एयर अपने उस लेवल पे पहुंच जाती है जहाँ पे एयर में कंडेंसेशन या फिर कह लीजिए कि संघनन संभव है, यानी कि जो जलवाष्प है वो बादल में बदल जाएगी, तो क्या होता है कि एयर, अब देखिए एयर के अंदर क्या है, ऊष्मा है। यानी कि जब आपने देखा कि जो एयर है वो किसी वाटर सोर्स के ऊपर से गुजरी होगी, यानी कि जो हमारी हवा है वो किसी ऐसी जगह से गुजरी होगी जो झील हो सकती है, समुद्र हो सकता है। तो उसने क्या किया था, क्योंकि वो जो हवा है उसने अपने अंदर जलवाष्प को इकट्ठा कर लिया था। तो जब इस हवा ने अपने अंदर जलवाष्प को इकट्ठा किया तो उसके साथ साथ जो उसकी ऊष्मा थी वो भी हवा के अंदर इकट्ठी हो गई। ठीक वैसे ही देखिए जैसे कि साइकोलॉजी में होता है कि बहुत सारे लोग अपने अंदर गुस्से को या किसी तरह की भावना को स्टोर कर लेते हैं, फिर जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो क्या होता है, उनकी वो सारा गुस्सा बाहर निकल पड़ता है। उसी तरह से एयर ने क्या किया था कि जो जलवाष्प है उसको अपने अंदर पूरा स्टोर कर लिया था। अब ये जब कंडेंसेशन के लेवल पे पहुंच गई है जहाँ पे जो है इसका संघनन हो सकता है, तो क्या होगा, जलवाष्प का संघनन होने लगेगा, यानी कि जो जलवाष्प है वो बादलों में बदलने लगेगी। अब देखिए जब जलवाष्प बादलों में बदलेगी तो इसके अंदर ये जो एनर्जी सेव थी, यानी कि इसने अपने पास ये जो ऊष्मा बचा के रखी थी, ये ऊष्मा वापस से एयर को मिलने लगेगी। इसे हम लोग कहते हैं संघनन की गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। तो इसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। और ये ऊष्मा निकलने लगेगी क्यों, क्योंकि जो जलवाष्प ने अपने अंदर ऊष्मा बचा के रखी थी, अब जबकि जलवाष्प जो है जो एयर ने अपने अंदर ऊष्मा बचा के रखी थी, अब जबकि जलवाष्प जो है वापस से पानी में बदल रही है या बादलों में बदल रही है, तो ये जो ऊष्मा है बाहर आ रही है। तो अब देखिए जब कोई भी ऊष्मा बाहर आएगी तो वो क्या करेगी, जैसे कि जब हम लोगों का गुस्सा बाहर आता है जो अपने अंदर स्टोर कर रखा है, जिस तरह से वो अपना रिएक्शन दिखाता है उसी तरह से ये जलवाष्प दिखाएगी, यानी कि जो यहाँ की पूरी जो एयर है उसके टेम्परेचर को बढ़ाने लगेगी। तो अब क्या होगा, एयर का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। लेकिन अभी अभी हम लोगों ने क्या देखा है कि जब एयर ऊपर उठती है तो इसके टेम्परेचर में कमी आती है। पर अब ये जो हमारी लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन या संघनन की गुप्त ऊष्मा है, ये क्या कर रही है कि एक तरह से हवा के जो टेम्परेचर है बढ़ा रही है। तो एक तरह से दो विरोधी काम होने लगे। एक तरफ तो हवा ऊपर उठ रही है जिसकी वजह से ठंडी हो रही है, जिसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि क्यों ठंडी होती है। दूसरी तरफ हवा में जो कंडेंसेशन हो रहा है उसकी वजह से संघनन की गुप्त ऊष्मा मुक्त हो रही है और इसकी वजह से हवा गर्म हो रही है। अब देखिए जो हवा के ठंडे होने की दर होती है वो ज़्यादा होती है, यानी हवा ठंडी ज़्यादा होती है।
और जो इसके अंदर से गर्मी आ रही है जिसकी वजह से हवा गर्म हो रही है, तो उसकी दर कम होती है, यानी गर्म करने वाला जो सोर्स है वो कम पावरफुल है, और जो ठंडा करने वाला एटमॉस्फेयर है, जो ठंडा करने वाला सोर्स है, वो ज़्यादा पावरफुल है। तो ऐसे में क्या होगा कि हवा होगी तो ठंडी ही, लेकिन अब बस देखिए यहाँ पे समझने की बात है, हवा ठंडी तो होगी, लेकिन जब तक देखिए हमने दो लेवल देखे, कंडेंसेशन से पहले और कंडेंसेशन के बाद। जिस तेजी से कंडेंसेशन के लेवल तक पहुंचने से पहले हवा ठंडी हो रही थी, अब उस तेजी से ठंडी नहीं होगी, यानी कि रेट चेंज हो जाएगा। रेट क्यों चेंज हो गया? क्योंकि अब हवा को थोड़ी गर्मी भी मिल रही है, भले ही यह ठंडी होने की दर से कम हो, लेकिन फिर भी हवा को जो है पहले से थोड़ी ज़्यादा गर्मी मिल रही है। जाहिर सी बात है, आप एक रूम में ऐसे ही बैठे थे तो तेजी से आपको ठंडक महसूस हो रही थी। अब एक हीटर रख दिया जाएगा तो भले ही आपको ठंडक महसूस होती रहे, लेकिन उतना ज़्यादा तेजी से नहीं महसूस होगी, यानी कि जो रेट है वो चेंज हो जाएगा। तो यही यहाँ पे हो रहा है, जो एयर है उसका जो रेट है ठंडे होने का, रेट ऑफ कूलिंग जो है वो डिक्रीज हो जाता है। इसके साथ ही देखिए अब एक पॉइंट और बचता है कि अगर मान लीजिए यही हवा हॉट होती, यानी कि ये देखिए हमने देखा यहाँ से एक हवा ऊपर जा रही है, ड्राई सॉरी वेट तो ये है ही, आर्द्र तो है ही, लेकिन इसके साथ मान लीजिए ये बहुत ज़्यादा हॉट भी है, यानी कि हॉट भी है और वेट भी है, तो क्या होगा? अब देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, जितनी ज़्यादा हॉट एयर होगी उतनी ज़्यादा उसमें जलवाष्प को ग्रहण करने की क्षमता होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा गर्म हवा होगी उतना ही ज़्यादा वो अपने अंदर जो जलवाष्प है उसको इकट्ठा कर लेगी। इस कॉन्सेप्ट को आगे भी हम लोग देखेंगे कंडेंसेशन वगैरह में। तो जब ये हवा अपने अंदर ज़्यादा आर्द्रता को लिए आएगी तो इसकी जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या विशिष्ट आर्द्रता है ये ज़्यादा होगी। अब देखिए जब आर्द्रता ज़्यादा होगी यानी कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, तो फिर जो संघनन के समय गुप्त ऊष्मा मुक्त होगी वो भी ज़्यादा होगी, और जब संघनन के समय जो गुप्त ऊष्मा मुक्त हो रही है वो भी ज़्यादा होगी, तो जो लैप्स रेट है वो और भी कम हो जाएगा, यानी कि तापमान की जो ह्रास दर है वो और भी कम हो जाएगा। ऐसे समझ लीजिए कि पहले हम लोग एक रूम में ऐसे ही बैठे थे, तो क्या हो रहा था, ठंड लग रही थी, एक हीटर लगा दिया गया तो अब हमें पहले से कुछ कम ठंड लगने लगी। अब देखिए अगर ये वायु गर्म भी है तो इसका मतलब हो गया कि यानी कि एक तरह से एक हीटर और हो गया। क्यों? क्योंकि ये वायु भी अपने आप में गर्म है, और इसकी वजह से इसमें जो सामान्य वायु होती है उससे कहीं ज़्यादा जलवाष्प है। तो क्योंकि इसकी जो ऐसे समझ लीजिए जब वायु गर्म हो जाती है तो उसके अंदर जलवाष्प को जो ग्रहण करने की उसकी क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो जब इसके अंदर जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा है तो जलवाष्प भी ज़्यादा होगी। जब जलवाष्प ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से जो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन है वो भी ज़्यादा होगा, यानी संघनन की गुप्त ऊष्मा भी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से इसको ज़्यादा ऊष्मा मिलेगी, ज़्यादा गर्मी मिलेगी। अब जब ज़्यादा गर्मी मिलेगी तो धीरे धीरे ये ठंडी होगी। तो इस वजह से जो हॉट एयर होता है, हॉट एयर होती है, उसका जो लैप्स रेट होता है वो और भी कम होता है। तो आई होप अभी आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब देखिए आगे की थोड़ी बात और बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। देखिए जो ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कौन सी एयर स्टेबल होगी, कौन सी इनस्टेबल, यानी कि कौन सी एयर ऐसी होगी जो संवहनी धाराओं के रूप में ऊपर जाएगी और बारिश करेगी, और कौन सी एयर ऐसी होगी जो अगर थोड़ा ऊपर जाती है तो भी वापस आ जाएगी, यानी कि बादल नहीं बना पाएगी। तो देखिए इसका लॉ क्या होता है कि अगर जो ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट है, यानी कि जो शुष्क रुद्धोष्म ताप ह्रास दर है, अगर वो वास्तविक जो ताप ह्रास दर है जिसके बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि हवा किस तेजी से ठंडी हो रही है, ये उसकी वास्तविक ताप ह्रास दर होगी। तो अगर ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट ज़्यादा है रियल लैप्स रेट से, यानी कि हवा की वास्तविक रूप में कितनी तेज़ी से ठंडी हो रही है, तो हमारी हवा स्टेबल होगी, यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है स्टेबल होगा, बारिश होने की संभावना नहीं होगी। लेकिन वहीं पे अगर ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट या फिर जो आपका कह लीजिए शुष्क रुद्धोष्म ताप ह्रास दर है वो रियल लैप्स रेट से या फिर कह लीजिए वास्तविक जो तापमान ह्रास दर है उससे कम है, यानी कि ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट लेस देन रियल जो लैप्स रेट है उससे, तो हमारी एयर इनस्टेबल हो जाएगी, यानी कि अस्थायित्व हो जाएगा, यानी कि हवा ऊपर जाएगी, बादल बनाएगी और बारिश करेगी। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही।